तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम रेलवे एएलपी एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें आप देखोगे 17 फरवरी की ओल्ड शिफ्टों का एनालिसिस चल रहा है। जिसमें आप देखोगे इसमें फर्स्ट जो शिफ्ट है उसका एनालिसिस तो मैंने अलग वीडियो में करा रखा है, जबकि आप देखोगे इसमें 2 और थर्ड शिफ्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे हैं, बार बार रिपीट हो सकते हैं, उनको मैंने बताया है, ठीक है। इसमें आप देखोगे पहले मैंने क्वेश्चन बताया, फिर उससे रिलेटेड अदर फैक्ट बताया, जो क्या पता आगे वाले आने वाले एग्जाम में क्या पता उसके अदर फैक्ट से क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए मैंने उसके अदर फैक्ट बताए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न गोलीय दर्पण से पूछा गया था, ठीक है। इसमें पूछा गया था गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के मध्य के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, ठीक है। उसे फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में से फोकल लेंथ कहते हैं। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखो, किसी भी गोलीय दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। वैसे इस सूत्र द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो हमने करंट अफेयर से पूछा गया था, ठीक है। उसमें क्वांटम से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था वर्ष 2025 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया। ये अपने कर्नाटक में स्थापित किया गया, ठीक है। और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम। इसमें पूछा गया बताया गया था इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे मेती कहा जाता है, के तहत नेशनल क्वांटम मिशन के सहयोग से विकसित किया जा रहा है इसको, ताकि भारत को क्वांटम तकनीकी के वैश्विक मानचित्र में मजबूती प्रदान कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो भारतीय संविधान से पूछा गया था, और उसमें भी शेड्यूल्स, इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं, हिंदी में अनुसूचियां कहते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें पूछा गया था भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, जिसे ओथ भी कहते हैं इंग्लिश में, पदज्ञान के रूप में वर्णन किया गया। मतलब ऐसा कौन सी शेड्यूल है जिसमें जो अपने होते हैं ना ओथ शपथ लेते हैं, उसके बारे में बताया गया था, वो अपने तीसरी अनुसूची में बताया गया है। इसके रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देंगे, जबकि तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित और जबकि दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों द्वारा जो भी दिया जाता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने बायोलॉजी से पूछा गया था। उसमें कोशिका, जिसे इंग्लिश में शेल कहते हैं, पूछा गया था। इसमें पूछा गया था क्वेश्चन कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। तो इसकी चयनात्मक पारगम्य प्रगति होती है, इंग्लिश में से सिलेक्टिवली प्रिम्बल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम। तो इसमें बताया गया था इसे चयनात्मक पारगम्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केवल विशिष्ट अणुओं और आयनों को ही कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है, ठीक है, जिससे कोशिका का आंतरिक वातावरण सुरक्षित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो फिजिक्स से पूछा गया था। फिजिक्स में हीट से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था गर्मी के मौसम में जब हम अपने हाथ पर पानी डालते हैं तो हमें ठंडक का एहसास क्यों होता है, ठीक है। तो ये होता है अपने वाष्पीकरण के अनुसार होता है, इंग्लिश में से ड्यू टू इवेपोराइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देंगे ऐसा क्यों होता है। तो वाष्पीकरण का एक शीतलन प्रक्रिया जिसे कूलिंग प्रोसेस है, जब पानी भाप बनता है तो वह हमारे शरीर में उष्मा हीट सोख लेता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वापस फिजिक्स से, लेकिन उसमें साउंड से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें पूछा गया था मेगाफोन, लाउड हैनर और हनी तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों को किस मुख्य उद्देश्य के लिए इस प्रकार डिजाइन किया जाता है। इसमें आप देखते हो कि जो उसे डिजाइन ऐसे नहीं किया जाता ऐसे, तो इसलिए इस जो डिजाइन है इसलिए ऐसा क्यों बनाया जाता है, इसके डिजाइन के बारे में पूछा जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि ध्वनि को केवल एक विशेष दिशा में भेजा जा सकता है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। अगर जैसे ढोल है, अगर इसको इस डिजाइन में नहीं बनाया जाएगा तो इसमें क्या होता है कि इधर से मारोगे आप, इधर से मारोगे तो जो मध्य से ध्वनि उत्पन्न होगी वो एक स्थान पर उत्पन्न होगी, ठीक है। अब आप इसे हेर कैसे बना लोगे, जैसे अब वो नहीं होता क्या, वो शहनाई बजाने के लिए तो वो ऐसे होती है आगे से और ऐसे होती है, तो इधर से आप फूंक मारोगे तो एक ही दिशा में जाएगी ताकि ध्वनि जो है ना वो बिगड़े नहीं, इसलिए इस प्रकार के बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे कि ये उपकरण ध्वनि के लिए बहुल प्रावर्तन, मतलब जो वो घूम जाती है ना उसको रोकने के लिए के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जिसमें ध्वनि चारों दिशाओं में फैलने के बजाय एक ही दिशा में केंद्रित होकर तक जाती है। मैंने बोला था ना कि इसे एक जगह पर केंद्रित किया जाता है, अगर हर जगह में जाएगी तो ध्वनि बिगड़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था फिजिक्स से वापस। इसमें प्रतिध्वनि से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था यदि ध्वनि की गति 340 एमएस है तो प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए व्यक्ति और परावर्तन की सतह के
मध्य की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होगी, ठीक है, ये अपने 17 मीटर होगी। अब ये कैसे होगी, क्यों होगी, ये भी देख लो आप इंटरवल फैक्ट में। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का प्रभाव लगभग 1 सेकंड तक रहता है और प्रतिध्वनि सुनने के लिए व्यक्ति को जाकर वापस आने में कम से कम 1 सेकंड लगता है। जैसे कुल दूरी कैसे होगी, वेग इंटू समय, तो दूरी तो ये हो गई और समय ये हो गया, तो 34 मीटर आ गई, ठीक है। चूंकि ये जाने और आने की कुल दूरी है, लेकिन न्यूनतम दूरी तो 17 मीटर ही होगी, क्यों, क्योंकि जाकर आने वाली दूरी है, तो 17 ये 17 है, तो अपने ऊपर न्यूनतम दूरी तो कितनी है अपनी, 17 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन वापस किसे पूछा गया, बायोलॉजी से। इसमें पूछा गया था पादप कायिका से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था क्वेश्चन, पादप में निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचाया जाता है, तो ये अपने स्थानांतरण द्वारा पहुंचाया जाता है, इंग्लिश में से ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम तक द्वारा होता है, ठीक है, जबकि जल व खनिज का जो परिवहन होता है वो जाइलम द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें आप देखो वापस प्रतिध्वनि से क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने अभी बताया था ना आपको, यदि ध्वनि की गति 340 ms प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए व्यक्ति और प्रत्यावर्ती की सतह के मध्य की दूरी न्यूनतम क्या होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों होनी चाहिए, इसका कारण देख लो। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का प्रभाव लगभग 1 सेकंड तक रहता है। प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था वो वापस बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था पादप शरीर क्रिया विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था पत्तियों में निर्मित भोजन जिसे प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को पौधे के विभिन्न भागों तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचाया जाता है, तो ये अपने स्थानांतरण द्वारा पहुंचाया जाता है। इसमें आप देखोगे इंपोर्टेंट फैक्ट में, पौधे में जो भोजन का परिवहन फ्लोएम तक द्वारा होता है, ठीक है, जबकि जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था श्वसन तंत्र से, ठीक है। इसमें पूछा गया था श्वसन तंत्र में उपस्थित सीलिया का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य होता है बलगम और धूल कणों को फेफड़ों से बाहर धकेलना होता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप अदर जानकारी देखेंगे। अब सीलिया छोटी बालों जैसे संरचनाएं होती है जो श्वास नली में एक लयबद्ध तरीके से गति करती है ताकि बाहरी हानिकारक कणों को फेफड़े तक पहुंचाने से बचाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन परिसंचरण तंत्र से पूछा गया था, ठीक है, इंग्लिश में से सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से रक्त ले जाती है, मतलब जो हृदय से जो अपना होता है ना हार्ट से जो फेफड़ों तक रक्त पहुंचाने वाली जो होते हैं ना रक्त वाहिका, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फुफ्फुस धमनी कहते हैं, ठीक है। इसमें इंग्लिश में से पुल्मोनरी आर्टरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो आप। इसमें आप देखोगे सामान्यतः धमनियां शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, लेकिन फुफ्फुस धमनियां एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध CO2 युक्त रक्त ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ऑप्टिक्स से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था वाहन की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है, इसका मतलब इसमें होता है जो अपन जो मिरर का उपयोग करते हैं ना गाड़ियों में, वो किस लिए करते हैं उसका कारण पूछा है, ठीक है। इसका कारण होता है प्रकाश की एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप अगर लाइट चला रहे हो ठीक है, अगर अगर उत्तल लेंस की जगह उत्तल लेंस का उपयोग कर लेते हैं अपन गलती से, तो क्या होता है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है जैसे कोई जो प्रकाश की जो किरण होती है उसे एकत्रित करना। अगर जैसे मैंने कोई लाइट चली, अगर वो एक जैसे कोई गाड़ी की लाइट है, तो अगर वो एक दो एक इस तरफ रहती है इस तरफ रहती है, तो इधर ऐसे फैल गई इधर फैल गई, तो लोगों को दिखेगा कैसे, इसलिए उसे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का क्या कार्य होता है, वो जो प्रकाश की लाइट उसे फैला देता है। तो अगर ये ऐसे दो बल्ब हो गए, अगर ये फैलाएंगे तो चारों तरफ ऐसे उजाला कर देंगे, तो लोगों को साफ दिखाई देगा, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण का उपयोग कब किया जाता है, जब उसको किसी चीज को केंद्रित किया जाना हो, मतलब छोटा दिखाया जाना हो, जैसे कि जो वो नहीं थी अपने गाड़ी की साइड मिरर, उसमें तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि गाड़ी की लाइटों के अंदर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट में आप देखोगे, जब बल्ब को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती है, जिससे दूर तक रोशनी जाती है, मैंने बोला फैलती है। और अवतल दर्पण में फैलती है, जबकि उत्तल दर्पण में केंद्रित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मोशन से पूछा गया था फिजिक्स में, ठीक है। इसमें पूछा गया था एक पिंड विराम अवस्था में 4 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका मतलब त्वरण हो गया, ठीक है, कि समान त्वरण से 5 सेकंड तक चलता है। इसका अंतिम वेग क्या होगा? इसका अंतिम वेग याद करने का जो सूत्र है v बराबर u प्लस ए टी हो गया, ठीक है। इसमें आपको v बराबर u के प्रारंभिक वेग 0 होता है, u इंटी ये हो गया त्वरण और ये समय हो गया, ठीक है, 20 मीटर सेकंड हो गया, ठीक है। ये आंसर देख सकते हो आप, ठीक है। ये इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखोगे विराम अवस्था का अर्थ है प्रारंभिक वेग जो शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका विज्ञान से पूछा गया था, बायोलॉजी में, ठीक है। इसमें पूछा गया था लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये कभी कभी कोशिका के अंदर क्यों फट जाती है और अपनी ही कोशिका को नष्ट क्यों कर देती है? इसका आप कारण बताओ। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ठीक है। इसका कारण होता है कोशिका की क्षतिग्रस्त या मृत होने पर ये फट जाती है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो आप। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचन एंजाइम जिसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जब कोशिका खराब हो जाती है तो ये एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचन कर देते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइडल बेग्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी अंतरस्रावी ग्रंथि से पूछा गया था बायोलॉजी में, ठीक है, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था अपने निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है, इसका मतलब ये होता है स्रावित का मतलब, ठीक है। इसका उत्तर था वृद्धि हार्मोन, ठीक है, जिसे ग्रोथ हार्मोन जीएच के नाम से भी जाना जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रण करती है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन ये अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन का काम क्या करता है? इसका काम ये अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से निकलता है। और इंसुलिन का कार्य मैं बता देता हूँ क्या होता है। इसका कार्य होता है जो अपना जो ना शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी पड़ जाती है तो बंदों को शुगर हो जाती है। अगर इसकी कमी अगर ये सर्वाधिक मात्रा में होती है तो लोगों को वो जो होता है ना शुगर, वो इसकी कमी से होता है, ठीक है। थायरोक्सिन हाइड्रोड ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जबकि एंड्रिलिन जो होता है ना वो अधिवृक्त एड्रिलिन से निकलता है। ये सभी मैंने इंपॉर्टेंट और अदर भी पूछ लिया तो ये बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस ऑप्टिक्स से पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर निकलता है तो वर्ण विस्फोटन के दौरान कौन सा रंग सबसे कम और कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे गए थे, कम और ज़्यादा। इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है विपिक्योर, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन होता है? वायलेट, और सबसे कम रेड होता है, ठीक है। लाल रंग सबसे कम और बैंगनी रंग सबसे अधिक। रेड का मतलब रेड हो गया, वी का मतलब वायलेट हो गया, ठीक है। ये विचलन के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है, इसलिए सबसे कम उड़ती है। इसे याद रखने की जो ट्रिक होती है वो होती है विबिक्योर, ठीक है। आपने कभी कभी मैं बताता हूँ आपको, आपने स्टेशन पे देखा होगा जो लाइट का यूज़ होता है हमेशा रेड लाइट का यूज़ होता है। आपने सोचा होगा कि रेड लाइट का यूज़ क्यों होता है? उसकी जो रेंज होती है ना तरंग दैर्ध्य वो सर्वाधिक मात्रा में होती है ताकि लोगों तक बहुत लंबे टाइम तक दिखती है, ठीक है। आप बहुत दूर से देखोगे आपको रेड लाइट आसानी से दिखाई देगी, जबकि आज जो बैंगनी देखोगे वो बहुत कम दिखाई देती है। अभी नहीं यहाँ पर देखा 5-10 मतलब 100 मीटर की दूरी पर आपको सही दिखाई नहीं देगी। तो अगर कोई ट्रेन आ जाती है तो रेड सिग्नल के माध्यम से तो लोगों को पता चल जाता है कि रेड सिग्नल है मतलब ट्रेन आने वाली। अगर वहीं वॉयलेट किरणों को यूज़ कर ले तो लोगों को दिखेगा ही नहीं। इसलिए ट्रेनों के वहाँ पर रेड लाइट का यूज़ होता है क्योंकि इसका विचलन कम होता है और इसकी लेंथ सर्वाधिक मात्रा में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ऊष्मागतिकी से पूछा गया था, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था जब एक पिस्टन को अंदर की ओर तुम्हारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट का क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी से पूछा गया था, ठीक है। जो फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में आता है। जब एक पिस्टन को अंदर की ओर धकेल कर सिलेंडर में गैस को संपीड़ित किया जाता है तो अणुओं के साथ क्या होता है? तो आप देखो कि जब को मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है कि जब आपको टंकी ली आपने, ठीक है, जिसमें आपने आटा डाला तो आप देखते हो कि आटा डालने पर वो ऊपर ऊपर जल्दी आ जाता है। तो लोग क्या करते हैं उसको हाथ दबा के ऐसे नीचे की तरफ प्रेस करते हैं ताकि उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, मतलब उसके अणुओं को पास पास लाया जाता है, ठीक है। अब उसी प्रकार जो अपनी गैस की सिर्फ सिलेंडर होती है घर में, उसी को भी भरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बाकी आप देखोगे गैस कैसे भरी जाएगी,
उसको लिक्विड की फॉर्म में होती है वो दबा दबा के भरा जाता है। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि सही उत्तर क्या था, दबाव और तापमान दोनों बढ़ जाते हैं, दोनों बढ़ाया जाता है तभी उसको कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे दबाव आयतन कम होने से अणु दीवारों से अधिक टकराते हैं जिससे दबाव बढ़ता है, ये हो गया। तापमान जिसे टेम्परेचर कहते हैं, संपीड़न के दौरान गैस पर कार्य किया जाता है जो अणुओं की गतिज ऊर्जा और ताप ऊर्जा को बढ़ा देता है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। क्यों? क्योंकि इसमें हम एएलपी की सभी कुल शिफ्टों का एनालिसिस चल रहा है, इसके द्वारा हम टीएस ग्रुप डी और जितनी भी एग्जाम होने वाले सभी का एनालिसिस आपको 100% मिलता रहेगा। ठीक है, बाय।